वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना फिर मैं लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और घटना चक्र से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 23 नंबर क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में बताई थी। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 24 नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित है? तो सुमेलित कौन है इसमें से? एक जो सही सुमेलित है तो होयसल द्वार समुद्र। होयसल होगा द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल वंश की राजधानी कहाँ की थी? द्वार समुद्र थी। जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारांगल तथा यादव वंश की राजधानी देवगिरी में थी। पांड्य वंश की प्रारंभिक राजधानी कोरकई में अवस्थित थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? होयसल की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पल्लव, पांडव, यादव और काकतीय। इसका कूट में आंसर सही होगा ऑप्शन बी। बाकी ऐसे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा समझ में आता है। प्रश्नगत दक्षिण भारतीय राजवंशों और उनकी राजधानी का सुमेलन इस प्रकार है। पल्लव हो जाएगा कांची, और पांडव हो जाएगा मदुरा, यादव देवगिरी, काकतीय वारांगल। नेक्स्ट है, होयसल स्मारक पाए जाते हैं तो कहाँ पे पाए जाते हैं होयसल स्मारक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलेविड और वेलूर में। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हेलेविड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। इसकी ख्याति इसकी स्थापत्य की विरासत के कारण है। हेलेविड के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। यह मंदिर 12वीं 13वीं सदी का है। होयसल काल में निर्मित चन्ना केशव मंदिर वेलूर में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने प्रारंभ करवाया था। होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो वो हो जाएगा हेलेविड। हेलेविड। निम्नलिखित में किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? वो हो जाएगा गोल गुंबद या बीजापुर। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। इसका बाह्य भाग देखने से एक प्याले की भांति लगता है तथा इसके प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था है। निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोहरा गुंबद, अष्टभुजीय मकबरा, सप्तमेहराबीय मकबरा और गोल गुंबद। इसका राइट आंसर ऑप्शन कूट में देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा गुंबद हो जाएगा सिकंदर लोधी, अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह, सप्तमेहराबीय मकबरा बलबन, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? तो महमूद शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, भोज परमार और होशंग शाह। इसका राइट आंसर एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। मांडू में जहाज महल एक लोकप्रिय स्मारकीय इमारत है। इस महल का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में किया गया। मांडू में कोई जंतर महल नहीं है बल्कि जहाज महल है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरसित कर दिया, यानी कि डिलीट कर दिया। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? सुल्तान महमूद शाह किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुल्तान महमूद प्रथम, सुल्तान सिराजुद्दीन द्वितीय, अहमद शाह प्रथम और सिकंदर शाह। इसका राइट आंसर कमेंट में आप लोग बताइए, ठीक है, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा वो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बाकी आप कमेंट से बताइए। गुजरी महल किसने बनवाया था? तो ये हो जाएगा मान सिंह ने। किसने बनवाया था? मान सिंह ने। गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनवाया था। स्थापत्य के क्षेत्र में यह एक अद्भुत नमूना है। राजा मानसिंह एक महान विजेता भी था। निम्नलिखित युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो वो हो जाएगा अदीना मस्जिद, मांडू। क्या हो जाएगा? मांडू। पश्चिम बंगाल के पांडुआ स्थित अदीना मस्जिद एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है, जिसे 1360 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह के शासनकाल में निर्मित किया गया था। इस मस्जिद में 400 गुंबद है तथा एक वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इसमें कई भाग पुराने हिंदू मंदिर और महलों के अवशेष हैं। नेक्स्ट है,
दक्षिण भारत के पोलीगार कौन था? तो इसका हो जाएगा क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये का विनिमय दर क्या थी? वो हो जाएगा 64:1 होगा। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया। रुपया और दाम का विनिमय दर 1:64 थी। इसका बाद शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? तो वो हो जाएगा शेरशाह ने। शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा था कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। कालिंजर विजय के दौरान जब शेरशाह के सैनिक हुक्का फेंकने से व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिर गया। बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई और 13 मई 1545 को उसका देहांत हो गया। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो वो हो जाएगा कालिंजर का। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? तो शेरशाह। शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो वो हो जाएगा सासाराम में। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टि से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू और मुस्लिम वास्तु कलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। शेरशाह को दफनाया गया था तो सासाराम में। भारत में शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 ईस्वी तक भारत शासन किया था। कालिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकराकर फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। इसे बिहार के सासाराम में दफनाया गया। इसका मकबरा अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना माना जाता है। निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो वो हो जाएगा दिल्ली के किला एक कुहना मस्जिद का। शेरशाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग है। किला एक कुहना मस्जिद जो कि 1541 ईस्वी में बनी थी उसको उसके उज्जवल वास्तु कलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया जाता है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था तो शेरशाह ने किया था। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किला एक कुहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनाए गए थे। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 ईस्वी के बीच करवाया था। यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो वो हो जाएगा शेरशाह ने। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिसमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क-ए-आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह ने, ऑप्शन डी।
सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। प्राचीन काल में उसे उत्तरापथ कहा जाता था। सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। सड़क ए आजम सोनार गांव से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती थी। शेरशाह का उत्तराधिकारी था तो इस्लाम शाह था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह था। यह एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। इसने शेरशाह के समय के शासन व्यवस्था को स्थापित रखा। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो यह जगह पर युक्त में से कोई नहीं। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और इसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 और 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो वो हो जाएगा कालानौर। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। उस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु 14 वर्ष से कम थी। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य स्रोत क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मानसिंह मंगलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो वो हो जाएगा हकीम खान थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफाक खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा रानी की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम का सूर कर रहा था। राणा की सेना में भी भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम खां सूर। दिए गए मानचित्र में छायांकित कीजिए। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित की वह हो जाएगा कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारी मल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उससे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह हुआ था। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो वो हो जाएगा कछवाहा। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो किसके दरगाह पर जाता था? तो वो हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती के। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। इसके अतिरिक्त वह समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के दर्शन हेतु अक्सर सिकरी भी जाया करता था। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था?
अधम खां को। माहम अनंगा के पुत्र अधम खां को 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। वहां के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर ली। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? मारवाड़ के राव चंद्र सेन। 1565 में मारवाड़ के शासक राव चंद्र सेन ने भद्राजुन में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। मुगल सेना ने उसे ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए। राव चंद्र सेन ने 1579 में सोजत पर अधिकार कर लिया। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती डैश की रानी थी? तो मंडला की रानी थी। ठीक है। 1564 में अकबर ने करा और पूर्वी प्रदेशों के शासक आसफा खां को गढ़कटंगा के राज्य या गोंडवाना के राज्य को जीतने के लिए भेजा। इस राज्य में मोटे तौर पर आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले पड़ते हैं। उसका राजा वीर नारायण अल्पवयस्क था, परंतु उसकी मां दुर्गावती राज्य पर योग्यतापूर्वक शासन करती थी। उसने वीरतापूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ एवं मंडला, जो कि वर्तमान जबलपुर जिले में है, के बीच युद्ध में वह पराजित हुए। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो वो हो जाएगा शहजादा सलीम। जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम की इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। जहांगीर जब सम्राट बना, तब उसने वीर सिंह देव को 3000 का मनसब प्रदान किया था। अतः अबुल फजल की मृत्यु में शहजादा सलीम की भूमिका स्पष्ट थी। निम्न तथ्यों में से कौन सा ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो वो हो जाएगा अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे, तो इसका हो जाएगा मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। मुगल शासन को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसकी प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उस समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारी के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपर्युक्त 4 बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो वो अकबर था। निम्न बादशाहों में किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो किसको कहा तो अकबर को कहा जा सकता है। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत है। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतएव वह प्रशा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसका शासन में कानून की दृष्टि से सभी समान थे। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो? यानी कि अकबर। अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश अवश्य लगाया।
परंतु उसने यह कार्य सुधार की दृष्टि से किया। उदाहरण के लिए उसने आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। इसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया तथा बलपूर्वक स्त्रियों के सती होने पर रोक लगा दी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।